नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपसे चट्टान या सैल के बारे में, यानी कि रॉक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चट्टान आखिर होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में फिर और चीज़ें देखेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों से बनी है। यानी कि अगर हम पृथ्वी का ऐसे चित्र बनाएं तो जो ये ऊपरी भाग है ये किससे बना हुआ है? चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, एक चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों यानी मिनरल्स का समुच्चय या मिश्रण होती है। ठीक है, अतः पृथ्वी की ऊपरी परत जो कि विभिन्न खनिजों के मिश्रण से बनी है उसे क्या कहते हैं? चट्टान कहलाती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वह विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिल करके यानी मिश्रण से जो ऊपरी परत बनती है उसे हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। चट्टान आपकी कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है। साथ ही साथ ये विभिन्न रंगों की भी हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अगर ये ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकती है तो सॉप स्टोन, यानी कि इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, सॉप स्टोन एक खनिज है, इसके साथ जो आपका चौक आती है, चौक यानी कि खड़िया की तरह मुलायम भी हो सकती है। इसके साथ गैब्रो की तरह ब्लैक हो सकती है, तो क्वार्टजाइट की तरह दूधिया और सफ़ेद रंग की भी हो सकती है। ठीक है, चट्टानों में जो खनिजों के घटकों की निश्चित संरचना नहीं होती, यानी कि जो चट्टान आपके खनिजों का मिश्रण है उसमें जो खनिज होते हैं उसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादातर जो चट्टानों में मिलने वाले खनिज हैं आपके वो हैं फेल्सपार और क्वार्टजाइट। ये सबसे अधिक मात्रा में या आम पाए जाने वाले खनिज हैं जो चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम खनिज बार बार बोल रहे हैं तो खनिज का अर्थ भी समझ लेते हैं कि खनिज का मतलब क्या होता है। वे तत्व जिनकी रासायनिक और भौतिक विशेषताएं निश्चित होती हैं वो आपका क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि कोई भी ऐसा तत्व है जिसकी रासायनिक और भौतिक विशेषताएं निश्चित हैं वो आपका खनिज कहलाता है। चट्टान की अगर प्रकारों की बात करें यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो निर्माण के तरीकों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पर? तो निर्माण के तरीकों के आधार पर। जब भी कभी आप कोई भी चीज़ का वर्गीकरण करते हैं या प्रकार बताते हैं तो आपको आधार बताना ज़रूरी होता है। तो ये है निर्माण तरीका या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? आग्नेय शैल यानी कि आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, अवसादी चट्टान, अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक, रूपांतरित शैल यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 प्रकार की चट्टानें हैं। अब हम इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स। आग्नेय जो शब्द है आपका यानी कि जो इग्नियस शब्द है ये लैटिन भाषा, ये आपको याद रखना है। 2 भाषाएं का प्रयोग ज़्यादा होता है, एक आपकी लैटिन है तो दूसरी आपकी ग्रीक है। तो ये आपका कौन सा शब्द है? ये लैटिन शब्द है। इग्नियस लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, यानी कि जब आपका ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जब तक चट्टान पिघली हुई अवस्था में रहती है तब तक उसे मैग्मा कहते हैं, और यही चट्टान जो पिघली हुई अवस्था में है जब ऊपर धरातल पर आ जाती है तब वह लावा कहलाती है। ठीक है, तो मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है जैसे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये 2 प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा आग्नेय चट्टानों के और सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि बेसाल्ट, इसके बाद है प्यूमिस, ऑब्सीडियम,
रायोलाइट, स्कोरिया, डेसाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, लियाबेश, डायोराइट, पेगमेटाइट और पेरिडोटाइट। ये इतने सारे प्रकार हैं। इनमें से आपको रायोलाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट ये प्रमुख रूप से, और यहाँ पर पेगमेटाइट ये प्रमुख रूप से आपको याद रखते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो बेसाल्ट जो आग्नेय चट्टान है आपकी, उनका भी वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला वर्गीकरण है स्थिति के आधार पर। स्थिति के अनुसार आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अम्लीय चट्टान और दूसरी होती है पैठिक। ठीक है, पैठिक या क्षारीय चट्टान। ऐसी चट्टान जिनमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है वो आपकी कौन सी चट्टान है? वो अम्लीय चट्टान है। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपकी एक कौन सी चट्टान है? ये आपकी अम्लीय है। दूसरी आपकी पैठिक या क्षारीय। जिन आग्नेय चट्टानों में 55% से कम सिलिका की मात्रा होती है वे आपकी क्या कहलाती हैं? पैठिक या क्षारीय चट्टान कहलाती हैं। जैसे बेसाल्ट, गैब्रो, डोलाराइट। ठीक है, ये आपकी क्षारीय चट्टानें हैं। तो इनको आपको केवल सिलिका की मात्रा के आधार पर याद रखना है कि सिलिका की मात्रा अधिक हुई तो अम्लीय और सिलिका की मात्रा कम हुई तो आपकी है क्षारीय। इसके बाद एक और आधार है जिसके आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है, निर्माण स्थल के आधार पर। इसके दो प्रकार हैं। बाह्य, इसे ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं, यानी बाह्य शैल या ज्वालामुखी शैल, दोनों चीज़ें हैं। यानी अब आपको ऐसे समझना है कि ये आपकी अगर पृथ्वी है, जब जो लावा होता है या मैग्मा होता है, जब वो धरातल के बाहर निकल आता है और ऊपर इसका जमाव होता है तब उसे ज्वालामुखी शैल या बाह्य शैल कहते हैं। ठीक है, और बाह्य शैल या ज्वालामुखी शैल का उदाहरण है गैब्रो और बेसाल्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरी शैल है जो आग्नेय शैल का प्रकार है, वो है आंतरिक या पताली। पताल का मतलब भी आप समझते हैं, पताल का मतलब गहरा ही होता है। पताली यानी कि आंतरिक। अब ये अगर पूरी पृथ्वी है तो इस प्रकार की चट्टान का निर्माण धरातल से नीचे होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और डोलाराइट। ये आपको दोस्तों उदाहरण बहुत याद रखना है कि जो ग्रेनाइट और डोलाराइट है वो आंतरिक है और जो गैब्रो और बेसाल्ट है वो आपकी बाह्य है। ग्रेनाइट आपकी अम्लीय है, इसके अलावा बेसाल्ट, गैब्रो और डोलाराइट आपकी क्षारीय होती हैं। ठीक है, आग्नेय शैलों की अगर विशेषताओं की बात करें तो हम पाते हैं, यहाँ से आपको याद रखना है कि शैलों की विशेषताओं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। आग्नेय शैल की विशेषताएं हैं कि ये पहली बात तो ये कठोर होती है। कठोर है तो जाहिर सी बात है अपरदन भी कम होगा। ठीक है, और ये शैल रवेदार होती है, साथ ही साथ ये दानेदार होती है। ठीक है, तो ये की पॉइंट हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, कठोर, अपरदन कम, रवेदार और दानेदार। ठीक है, लेकिन इन शैलों में परतें नहीं पाई जाती, ये आपको याद रखना है। ये रवेदार, दानेदार तो होती हैं लेकिन इनमें परतें नहीं पाई जाती। इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों के जो अवशेष हैं वो नहीं पाए जाते इसमें। इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ठीक है, इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि बहुमूल्य खनिज पदार्थ किन चट्टानों में मिलते हैं, तो वो आग्नेय चट्टानों में, जैसे सोना, चांदी, अभ्रक आदि मिलते हैं। इसके बाद आपकी दूसरी चट्टान जो प्रमुख चट्टान है वो है आपकी अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टानें बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा, बहिर्जात प्रक्रियाएं मतलब यह बहिर्जात प्रक्रियाएं प्रोसेसेस यानी कि प्रक्रमों का आप कह सकते हैं, जैसे नदी, पवन, बहता हुआ जल यानी भूमिगत जल, सागरीय लहरें, हिमानी, परिहिमानी आदि के द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अवसादी चट्टानें हैं वो बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़े के जमाव का परिणाम है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये चट्टान है अगर आपकी,
इसमें बाह्य प्रक्रियाओं द्वारा ये चट्टान अब चूर्ण में बदल गई, ठीक है। और ये जब चूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रम से लेयर बाई लेयर जब जमा होते हैं तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। जैसे बलुआ पत्थर परिणाम है, इसे द्वितीयक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जब आग्नेय चट्टान निर्मित हो जाती है तो इसी चट्टान पर अपक्षय और अपरदन के द्वारा टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के परत बाई परत जमा कर दिया जाता है, तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो प्राथमिक तो आपकी आग्नेय हो गई और द्वितीयक आपकी कौन सी हुई, अवसादी चट्टान हुई। अगर हम अवसादी चट्टानों की विशेषताओं पर फोकस करें तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, लेकिन अवसादी में पाए जाते हैं। इन अवशेषों से इन चट्टानों के समय तथा स्थान का भूतकालिक परिचय प्राप्त होता है। यानी किसी चट्टान की अगर हमें समय ज्ञात करना है, उसका प्राचीन समय वाला, तो हम उसे ज्ञात कर सकते हैं अवसादी चट्टान से। ये चट्टानें कोमल और रवेहीन होती हैं, यानी कि आग्नेय शैल रवेदार होती है, लेकिन ये रवेदार नहीं, यानी कि रवा विहीन होती हैं। आग्नेय कठोर होती है, लेकिन ये कोमल होती है। ऐसे ही आपको डिफरेंस याद करना है तुलनात्मक रूप से। इन चट्टानों का निर्माण प्रक्रिया में छोटे बड़े सभी प्रकार के कणों का योग होता है, जिससे इनके आकार में भी भिन्नता रहती है। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, जबकि आग्नेय में परतें नहीं पाई जाती, ठीक है, जो स्तरों के रूप में एक दूसरी पर समतल रूप में फैली होती है। सागरीय जल में बनने वाली चट्टानों में धाराओं तथा लहरों के चिन्ह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इन चट्टानों में चाकूत अथवा किसी लोहे की छड़ से खुरचने पर धारियां स्पष्ट रूप से बन जाती हैं। इन खुरचे हुए पदार्थों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें विभिन्न खनिज पदार्थ मिश्रण होता है। ये चट्टानें सरंध्र अर्थात प्रवेश्य होती हैं। सरंध्र और प्रवेश्य का मतलब है, मान लीजिए कोई चट्टान है तो इस चट्टान में जो जल होता है वो रिस करके नीचे चला जाता है, यानी कि ये सरंध्र होती हैं, यानी इनमें छिद्र पाए जाते हैं। जल इन चट्टानों में शीघ्रता से प्रवेश कर जाता है। नदियों की बाढ़ द्वारा लाई गई कॉप मिट्टी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उष्णता के कारण इनमें दरारें पड़ जाती हैं। इसे पंख फटन कहते हैं। परतदार चट्टानों में जोड़ तथा संधियां भी पाई जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है कि संधियां और जोड़ किस चट्टान में मिलते हैं, तो अवसादी चट्टान में, जबकि आग्नेय में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा कोयला, पेट्रोल, जिप्सम, डोलामाइट, नमक जैसे खनिज अवसादी शैलों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो पेट्रोलियम है आपका, वो किन शैलों में मिलता है, तो अवसादी शैलों में, क्योंकि जीवाश्म आपकी अवसादी शैलों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। कृषि कार्य, सिंचाई के साधनों का विकास करने तथा भवन निर्माण में अवसादी शैलों का अधिक महत्व है। इस चित्र में आप दोस्तों जो अवसादी चट्टान हैं उनके उदाहरण आप देख पाएंगे, जैसे आपका ब्रेशिया, क्लिच, चौक, चर्ट, कोल यानी कि कोयला, कांग्लोमेरेट, डाइटोमाइट, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, सेल, डोलोमाइट, सिल्टस्टोन, हॉक साल्ट, जिप्सम, आयरन स्टोन, कोकिना, ये अवसादी शैलों के ही उदाहरण हैं। इनमें आपको चौक याद रखना है, कोल याद रखना है, कांग्लोमेरेट याद रखना है, डोलोमाइट भी याद रखना है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, इनको याद रखना है। सेल को भी आपको याद रखना है, जिप्सम को भी आपको याद रखना है, ठीक है, और आपको डोलोमाइट को भी याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको यानी उदाहरण आपको याद रखना है। इसके बाद अगली शैल है आपकी रूपांतरित, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक। पहले से मौजूद चट्टानें
अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो पुनः क्रिस्टलीकरण के दौर से गुजर रही हैं रूपांतरित चट्टान कहलाती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आग्नेय और अवसादी चट्टानें अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपना रूप बदल देती हैं, इसलिए उन्हें रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आग्नेय को प्राथमिक, अवसादी को द्वितीयक, उसी प्रकार रूपांतरित चट्टान को तृतीयक चट्टान कहते हैं। और कुछ उदाहरण हैं जैसे फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट, मार्बल आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिखाए गए हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक के पहला आपका मार्बल, एंथ्रेसाइट, जेनेसिस, हॉर्नफेल्स, मारीपोसाइट, नोवाकुलाइट, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, सिस्ट, स्कॉर्न, स्लेट, सोपस्टोन। इनमें दोस्तों आपको याद रखना है मार्बल यानी कि जो संगमरमर है, ठीक है, एंथ्रेसाइट, इसके अलावा आपको याद रखना है क्वार्टजाइट, फाइलाइट भी आपको याद रखना है और आपको स्लेट भी याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये रूपांतरण है या कायांतरण है वो किन विधियों के द्वारा होता है। यानी जैसे हमने बताया कि आग्नेय और अवसादी चट्टानें अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपना रूप बदल देती हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार से बदलती हैं, उनकी विधियां कौन सी हैं, ये बताया गया है आपका। तो पहला है आपका तापीय कायांतरण। ठीक है, इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं हम। भूपर्पटी में उपलब्ध ताप के प्रभाव से अथवा दरार तथा रिक्त संधियों से बहता हुआ मैग्मा के आकर भर जाने से उसके सामान्य लक्षण बदल जाते हैं। इसे तापीय रूपांतरण कहते हैं। ऐसे रूपांतरण पर्वतीय भागों में ज्वालामुखी के तप्त लावा से होता है, जैसे स्लेट फाइलाइट में बदल जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान के बगल में एक ज्वालामुखी क्रिया हुई जिससे यहाँ पर लावा फैल गया। लावा आपको पता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इस लावा के संपर्क में ये वाली चट्टान आएगी तो इसका रूप क्या हो जाएगा, इधर ये बदल जाएगा। इसी को यहाँ के कहा गया है तापीय रूपांतरण। ठीक है, इसके बाद है क्षेत्रीय रूपांतरण अथवा गतिक रूपांतरण। ताप वृद्धि एवं भूमि के संचरण से भारी दबाव उत्पन्न होता है, उस पूरे क्षेत्र के चट्टानों का रूपांतरित कर देता है, तब इसे क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। यानी अत्यधिक दाब के कारण जब किसी पूरे क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं तो उसे क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन से चट्टानें रवेदार बन जाती हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे स्लेट बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम रूपांतरित चट्टानों की। ये चट्टानें संगठित हो जाने से कठोर हो जाती हैं, अतः इन पर अपक्षय और अपरदन क्रियाओं का प्रभाव कम होता है। यानी कहने का मतलब इन चट्टानों का अपरदन कम होता है। इन चट्टानों की संरचना अरंध्र होती है। अरंध्र का मतलब चट्टानों में छिद्र नहीं पाए जाते, अतः इनमें जब छिद्र नहीं होंगे तो जल भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये चट्टानें रवेदार होती हैं, जैसे आग्नेय चट्टान रवेदार थी तो ये भी रवेदार होती हैं, परंतु इनमें परतें नहीं पाई जाती। ठीक है, आग्नेय में भी परतें नहीं पाई जाती, कायांतरित में भी परतें नहीं पाई जाती, परतें केवल अवसादी में पाई जाती हैं। कायांतरण की क्रिया के कारण इन चट्टानों में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते, जीवाश्म केवल अवसादी में पाए जाते हैं। कायांतरण यानी कि रूपांतरण आग्नेय और अवसादी चट्टानों का होता है, परंतु बाद में इनमें मूल अर्थात प्रारंभिक चट्टान की कोई लक्षण नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी परिवर्तन इतना अधिक हो जाता है कि किसी भी प्रकार का
उसमें उन चट्टानों के लक्षण देखने को नहीं मिलते। कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो परिवर्तित होने के बाद किसी और में बदल जाती हैं। जैसे कोयला आपका अवसादी चट्टान है लेकिन वो हीरे में बदल जाता है। ग्रेनाइट आपकी आग्नेय चट्टान है जो नीस में बदल जाती है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है जो संगमरमर में बदल जाता है। गैब्रो आपकी आग्नेय चट्टान है जो सर्पेटाइन में बदल जाती है। बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान है जो क्वार्टजाइट में बदल जाता है। सैल आपकी अवसादी चट्टान है जो स्लेट में बदल जाती है। स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है जो कि फाइलाइट में बदल जाती है, यानी कि रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको रूपांतरण याद रखना है, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बात हम कर लेते हैं शैल चक्र की, यानी कि रॉक साइकिल। ये क्या होता है? शैल चक्र का संबंध चट्टानों के स्वरूपीय परिवर्तन से है। शैलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रह सकती, यानी कि जैसा आपको पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो शैलें भी अपने मूल रूप में नहीं रह पाती, बल्कि इनमें परिवर्तन होता रहता है। शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती रहती हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि आग्नेय शैल जो कि प्राथमिक शैलें हैं तथा अन्य जैसे कि अवसादी और कयांत्रित शैलें इन प्राथमिक शैलों से ही निर्मित होती हैं। यानी पहले आग्नेय शैल बनती है, इसके बाद अवसादी शैल बनती है, इसके बाद रूपांतरित शैल बनती है। आग्नेय शैलों के अनाच्छादन, यानी कि जो आग्नेय शैल है आपकी अनाच्छादन यानी कि अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप अवसादी शैलें बनती हैं तथा अत्यधिक ताप व दाब के कारण फलस्वरूप वह कयांत्रित या रूपांतरित शैलों में बदल जाती हैं। इसके बाद आगे है कि आग्नेय एवं कयांत्रित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी शैलों का निर्माण एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें जैसे कि आग्नेय, कयांत्रित और अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग में नीचे की ओर भी जा सकती हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये शैलें पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। यही मैग्मा सभी शैलों का मूल स्रोत है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शैलों का मूल स्रोत क्या है तो वो क्या है? मैग्मा। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले आपका ज्वालामुखी क्रिया हुई। ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो भूगर्भ की पिघली हुई चट्टानें हैं जिसे हम मैग्मा कहते हैं वो धरातल पर आया। ठीक है, और जब धरातल पर आया और इससे जिस चट्टान का नाम हुआ उसे हमने नाम दे दिया आग्नेय शैल। ठीक है, आग्नेय शैलों में अपक्षय और अपरदन के कारण वे चूर्ण में बदल गई और ये चूर्ण जब परत बाई परत जमा हो जाता है तो उसे आप क्या कहते हैं? अवसादी शैल। अब इस अवसादी शैल और आग्नेय चट्टान का, ठीक है, अवसादी शैल और आग्नेय चट्टान का जैसा कि इस चित्र से दिखाया गया है, अत्यधिक ताप और दाब के कारण उनका रूप परिवर्तित हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? कयांत्रित शैल कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं कयांत्रित शैलों का, यहाँ से जैसे चित्र से भी देख सकते हैं कि कयांत्रित शैलों का, अवसादी शैलों का और आग्नेय शैलों का फिर से जब ये भूगर्भ में पहुंच जाती हैं तो फिर से अत्यधिक ताप के कारण वो पिघलने लगती हैं, जिससे फिर से मैग्मा का निर्माण होता है, फिर ज्वालामुखी फटता है और फिर यही क्रम लगातार चलता रहता है। इसी कारण इसे शैल चक्र के नाम से जानते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शैलों की उपयोगिता की, यानी कि शैलों का महत्व क्या है या उपयोगिता क्या है, इम्पोर्टेंस या प्रॉफिट या यूज ऑफ रॉक्स। सबसे पहले तो जो चट्टानें हैं उनसे मृदा का निर्माण होता है, यानी मिट्टी बनती है। कैसे? शैलों से प्राप्त होती है, यानी जो मृदा है वो शैलों से प्राप्त होती है।
मृदा से मानव के लिए भोजन मिलता है। इसके साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादों से उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। भवन निर्माणकारी सामग्री भी शैलों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। शैलें ही सभी प्रकार के भवनों की सामग्री का एकमात्र स्रोत हैं। जैसे ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, संगमरमर और स्लेट आदि का मकान बनाने में भारी मात्रा में उपयोग होता है। ठीक है, जैसे कि आपका ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। संगमरमर क्या है? आपकी रूपांतरित चट्टान है। दिल्ली और आगरा का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। भारत और विदेशों में भी स्लेट का उपयोग छतों के निर्माण में किया जाता है। इसके साथ साथ जो खनिज होते हैं यानी जो चट्टानें होते हैं वो खनिजों के स्रोत भी होती हैं। यानी खनिज आधुनिक सभ्यता की आधारशिला है। धात्विक खनिजों में मूल्यवान जैसे सोना, प्लैटिनम, चांदी, तांबा से लेकर एल्युमिनियम और लोहा मिलता है। ये धात्विक खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में ही पाए जाते हैं। यानी कि शैलें मृदा का भी मूल स्रोत हैं, मिट्टी निर्माण का, भवन निर्माण सामग्री का भी मूल स्रोत हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के खनिजों के भी मूल स्रोत हैं। शैलों से कच्चा माल भी प्राप्त होता है। कई शैलों और खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में होता है। जैसे सीमेंट उद्योग, चूना भट्टियों में कई प्रकार की शैलों और खनिजों का उपयोग तैयार माल प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। ग्रेफाइट का उपयोग सुरमा और पेंसिल निर्माण उद्योग में किया जाता है। आपको पता है कि पेंसिल के मध्य में जो काले कलर का भाग होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। मूल्यवान पत्थर विभिन्न प्रकार की रूपांतरित अथवा आग्नेय शैलों से प्राप्त होते हैं। जैसे हीरा बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। उसका उपयोग जवाहरात यानी कि जो आभूषण बनते हैं उसको बनाने में होता है। ये एक रूपांतरित शैल है। इसी प्रकार के दूसरे मूल्यवान पत्थर हैं जैसे पन्ना, नीलम आदि भी विभिन्न प्रकार की शैलों से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो शैलें हैं उनसे ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार की शैल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। परमाणु ऊर्जा भी ईंधन के रूप में हमें विभिन्न प्रकार की शैलों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक। आज हमने आपसे चट्टान के बारे में बात की। चट्टानों के अंतर्गत हमने देखा कि चट्टान क्या होती है, चट्टानों के प्रकार क्या होते हैं, निर्माण के तरीके या प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैलों को हमने देखा। साथ ही साथ इसके उदाहरण भी देखे। आग्नेय शैल को स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा, अम्ल आग्नेय चट्टान, पैठिक या क्षारीय आग्नेय चट्टान। निर्माण स्थल के आधार पर भी दो भागों में बांटा, बाह्य और आंतरिक चट्टानें। ठीक है, इनकी विशेषताओं को भी हमने साथ साथ देखा। साथ ही साथ हमने बात की आपसे कि जो रूपांतरित चट्टान होती है उसकी दो विधियां हैं, तापीय रूपांतरण, क्षेत्रीय रूपांतरण या गतिक रूपांतरण। इसके साथ साथ हमने आपसे शैल चक्र की बात की कि शैल चक्र यानी रॉक साइकिल क्या होता है, और आपसे बात की हमने कि शैलों का महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार है, यानी कि लाभ, महत्व या उपयोगिता क्या है उनकी। ठीक है, जो दोस्तों PDF होगा आपका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।